लैटिन मैक्सिम करी थी, क्यूई फैसिएट पर एलियम फैसिएट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। ठीक है सर। प्लस अपन ने ये भी देखा था कि हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, कि सर कौन प्रिंसिपल बन सकता है, कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है। अ पर्सन हु इज अ मेजर एजेड पर्सन प्लस ऑफ साउंड माइंड, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेबिलिटी जिसके पास में है, वो उसके लिए एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है उस काम के लिए। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि सर है ना माइनर व्यक्ति का कभी कोई एजेंट नहीं बन सकता सर। वैसे तो माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता है। तो जो काम वो खुद नहीं कर सकता उसके लिए वो एजेंट कैसे बना अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि वन हु इज, अपन ने अभी ये जो मैक्सिम पढ़ी है, हु एक्ट्स व्हेन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ, तो एजेंट भी क्या करेगा, माइनर को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं सर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। बट समझने वाली बात है और अजीब सी बात है कि सर यदि कोई, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, यदि माइनर का कोई मेजर आदमी एजेंट बन जाता है, तो सर मिस्टर एक्स के साथ में माइनर को रिप्रेजेंट करके मिस्टर एक्स के साथ में कोई काम किया जा रहा है, मिस्टर एक्स इसको पकड़ने की बजाय इसका गला पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो भले ही नहीं कर सकता पर ऐसा कर लिया तो सर ये जो मेजर एजेंट है ना, ही विल बी यू नो उसका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो सर हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, मेजर एजेंट प्लस ऑफ साउंड माइंड, एंड जो उस काम को करने के लिए डिस्क्वालिफाइड है वो तो वैसे भी नहीं कर सकता, एंड ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये एक छुपी हुई बात है। एंड ये कर लिया था कि अपन ने, यस सर, ये भी कर लिया था हु कैन बिकम एन एजेंट, कौन कौन एजेंट बन सकता है। ठीक है सर, सब एजेंट बन सकते हैं, चाहे वो मेजर एजेंट पर्सन हो, चाहे वो माइनर पर्सन हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड का हो, सब बन सकते हैं। बस ध्यान क्या रखने वाली बात है कि यदि मिस्टर एक्स ने अपने काम के लिए एजेंट जैसे किसी माइनर या अनसाउंड माइंड को अपॉइंट कर लिया, तो सर यदि इसने दायरे के बाहर जाके काम कर लिया, जो इसको अथॉरिटी मिली थी उसके बाहर जाके काम कर लिया, यू कैन नॉट होल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल। बट इफ इज वो पूरा नॉर्मल आदमी है, मेजर एजेंट पर्सन है, साउंड माइंड का है, प्रॉपर एजेंट आपने अपॉइंट किया है, उसने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया थर्ड पार्टी के साथ में, सर ये नहीं हो सकता कि थर्ड पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट गलत होगा। सर थर्ड पार्टी आपको उसके लिए बाइंड कर देगी यदि थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में काम किया, इसके साथ में मिल मिला के आपको चूना लगाने का काम नहीं किया है। तो सर वही कि सर आपने इसको बोला था 3 लाख से कम में गाड़ी मत बेचना, ये 2.5 लाख में बेच के आ गया, थर्ड पार्टी को बेचारे को थोड़ी पता था कि है ना आपने ऐसा कोई कैवियट डाला हुआ है 3 लाख का, ये गुड फेथ में काम कर रही है, तब तो सर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो जाएंगे, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरे एजेंट ने गलत कर दिया, ऐसा नहीं था ना, यू कैन नॉट। जबकि जबकि यदि ये दोनों थर्ड पार्टी और एजेंट कॉनिवेंस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से साठगांठ करके काम कर रहे हैं कि चल अपन तो ये रूल काम ले लेंगे कि प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा, तू मुझे 2.5 लाख में बेच दे, 50,000 का तूने मेरे को फायदा कराया, 25 तू रख लेना, 25 मेरे फायदा हो जाएगा। यदि ये दोनों ऐसे मतलब गलत तरीके से बैड फेथ में काम कर रहे हैं, तो फिर मिस्टर एक्स बाइंड नहीं होंगे। हाँ प्रूव वूव करना पड़ेगा, वो हमारे दायरे का काम नहीं है, वो वकीलों का काम है। ठीक है। अच्छा, तो फिर सर ये, अच्छा ये 50,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है, यदि मिस्टर एक्स एजेंट थर्ड पार्टी, 50,000 रुपए का ये जो नुकसान हुआ है, इसने तो गुड फेथ में खरीदा था। ठीक है, इसने तो गुड फेथ में खरीदा था 2.5 लाख रुपए में कार। ठीक है। तो अब जब गुड फेथ में खरीदा था, इसने 50,000 रुपए का नुकसान एजेंट ने, सॉरी 50,000 रुपए का नुकसान एजेंट ने प्रिंसिपल को करा दिया। ठीक है सर। तो अब सर बाइंड होने से तो मना नहीं कर सकते, कार तो बिकी हुई रहेगी, कार वापस मांग नहीं सकते। ठीक है। आप 50,000 रुपए का नुकसान इससे वसूलेंगे, 50,000 रुपए का नुकसान इससे वसूलेंगे, यदि ये हर तरीके से सही एजेंट हो तो। और यदि माइनर या अनसाउंड माइंड का है, हाँ हाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर आप उसका। बात बात समझ में आ गई या नहीं आई? कविश, जश, कनव, दक्ष अग्रवाल, ऋचा, श्रेया बियानी,
बियानी साहब, हाँ बियानी, सर अंगूठा नहीं दिखाना है, वीडियो भी ऑन करना है। हम्म। 2 मिनट। हाँ, क्या चेप रहे हो श्रेया बियानी? कुछ नहीं सर। हाँ सर, आपको क्यों बताऊं, आप नजर लगा दोगे हैं। श्रेया, ये जिन जिन ने वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। श्रेया कर्नावट, सुहान गोयल, दक्ष अग्रवाल, ठीक है। पता नहीं एक ही बात रोज रोज सुनने में काहे का मजा आता है। चलिए, तो ये भी अपन ने कर लिया था। अब अपने को नेक्स्ट चालू करना है मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। कि सर एक्सप्रेस तरीके से मैंने जज शाह को बोल दिया तू 18 साल का है, तू मेरा एजेंट है, एक्सप्रेसली क्रिएट कर दी। क्या इसमें कुछ पढ़ाने का है? नहीं सर। एक्सप्रेस का मतलब है विच इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना अपन ने? यस सर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन रिटन। ठीक है। मान लो हमारे जज शाह की कोई, मतलब जज शाह किसी को पसंद करता है और उससे कुछ इजहार करना चाहता है, तो जज शाह जो है वो वर्ड्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कैसे करेगा? कि सर वर्ड्स को इस्तेमाल, यूज करते हुए इस्तेमाल करेगा। या तो ओरल में करेगा कि ब्ला ब्ला ब्ला, और या फिर रिटन में करेगा ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। समझदार होगा तो ओरल में करेगा, कहीं कोई सबूत नहीं रहेगा तो जूते खाने की नौबत नहीं आएगी, और ना समझ होएगा तो लिख के दे देगा अपनी हैंडराइटिंग में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सर एक्सप्रेस विच इज क्रिएटेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि सर व्हेन इम्प्लाइड, सर है ना, कोई वर्ड्स के थ्रू नहीं बट थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज बनाई गई है। ठीक है। और भी है, एजेंसी बाय नेसेसिटी वगैरह, ये सब भी पढ़ा था। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी से किस तरीके से एक एजेंट काम करता है। कौन पढ़ेगा? दक्ष अग्रवाल, पढ़ लो भाई। Yes, sir. Implied authority, when agency is to be inferred from the conduct of the parties, the circumstances of the case, or in the ordinary course of the dealing, etc. कैसे? देखो, एग्जाम्पल पहला पढ़। Example, Mr. X realizes rent and gives it to the landlord. He is impliedly act for landlord as an agent. ठीक है। मान लो, मान लो क्या मान लें कि हाँ सर, मान लो हमारा एंसल फर्नांडीज है। यस सर। एंसल फर्नांडीज ने खूब पढ़ाई करी, रातें काली करी, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ठीक है। एंसल, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये कोई कहानी नहीं है कि 4 साल बाद, जैसे वो सीरियल्स में होता है ना 4 years आफ्टरवर्ड, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है। 4 साल अभी बहुत मेहनत के हैं, 3 से 4 साल। सो एंसल ने सीए बनने के बाद में क्या किया? खूब पैसा छापा, एक खुद का घर बनाया, दूसरा घर और ले लिया। कि तो फिर उसको बाद में क्या किया? रेंट पे चढ़ा दिया। ठीक है सर। रेंट पे चढ़ा दिया। कहां पर था वो दूसरा फ्लैट? उसने पुणे में लिया था। पुणे में इसके मामा जी का लड़का बैठा था, इसका भाई, इसके मामा जी का लड़का बैठा था जो इसका ब्रदर है। वो क्या करता था? रेंट यहाँ से कलेक्ट करके इसके अकाउंट में, एंसल के अकाउंट में जमा करा दिया करता था। ठीक है सर। सर क्या एंसल और मामा जी का जो लड़का ब्रदर है, उनके बीच में कोई इस तरीके का एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं सर। बट लिटरली ही इज इम्प्लाइडली वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द एंसल और नॉट? यस सर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसके बिहाफ पे वही काम कर रहा है। तो थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एजेंसी वाली बातें। ठीक है। कहीं कुछ लिखा विखा या बोला बोला वर्ड्स का इस्तेमाल किए बिना। ठीक है। तो थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस की बात करूं तो कई बार एजेंसी बाय नेसेसिटी भी बन जाती है। क्यों? वो सारा अमूल बटर रास्ते में भीगने वाला था, क्योंकि ट्रक का रेफ्रिजरेटर खत्म हो गया था। जो ड्राइवर था उसने समझदारी दिखा के माल पास में 10% डिस्काउंट में, 20% डिस्काउंट में बेच दिया, नहीं तो पूरा का पूरा माल खराब हो जाता। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से भी कई बार बनती हैं। ठीक है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग, सर क्या होता है हर बार, कई बार, ये मान लो मिस्टर दयाराम है। ठीक है। दयाराम जी एक हैंडिकैप्ड पर्सन है। यस सर। उन्होंने अपने लिए एक हेल्पर रखा हुआ था, जिसका नाम शंभू था। ठीक है।
शंभू जी क्या करते थे, पास वाले किराने की दुकान से सौदा ले आते थे, ठीक है, पास की किराना शॉप से वो सौदा ले आते थे और अ, उधार लेके आते थे दयाराम जी के नाम पे, और दयाराम उसके लिए किराना शॉप वाले को अच्छा इतना रुपया होगा उसको यूपीआई पेमेंट कर देते थे, गूगल पे या फोन पे कर दिया करते थे, ठीक है सर। अब क्या हुआ, ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ऐसा मतलब हमेशा होता था। चौथी बार क्या है, शंभू अपनी मर्जी से सामान किराना शॉप से लेके आ गया, दयाराम जी ने बोला ही नहीं था उसको, तो किराना शॉप वाले ने सामान दे दिया उसको कि ये हर बार आता है, हर बार पेमेंट होता है। तो दयाराम जी को उसने बोला बाद में, सब नौकर आपका जो हेल्पर है वो 1,000 रुपए का सामान लेके गया, पे कर दीजिए। दयाराम बोले भाई मैंने तो बोला ही नहीं था उसको, ठीक है सर वो सब मुझे क्या पता, हर बार ऐसे ही होता है, तो हर बार मैं दे दिया जैसे वैसे इस बार भी। तो करना पड़ेगा, क्यों, थ्रू कंडक्ट, अपने प्रीवियस कंडक्ट से ही पार्टीज ने एक दूसरे को एहसास दिला दिया कि ये हेल्पर जो है वर्किंग एज एन एजेंट, इसके बिहाफ पे माल लेके आता है और ये पेमेंट कर देता है, तो थ्रू सर चौथे ट्रांजैक्शन के लिए भी करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी बातें, आइए पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ गए इम्प्लाइड अथॉरिटी का। A lives in Pune and owns a shop in Mumbai. A visits the shop occasionally. The shop is managed by B, who orders goods from C in the name of A for the purpose of the shop and of paying for them out of A's fund with A's knowledge. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purposes of shop. ठीक है, सीधा सा एग्जाम्पल है कि सर ए भाई साहब पुणे में रहते थे, एक मुंबई में उनकी एक शॉप थी, ये ओकेजनली कभी कभार उस शॉप को विजिट करने आते थे। शॉप मैनेज भी कर रहा है, किसके नाम पे कर रहा है, इन द नेम ऑफ ए हिमसेल्फ, ए के नाम पे ही शॉप है, ए के नाम पे ही मैनेज हुई हो रही है, कर कौन रहा है, मैनेज बी कर रहा है, और क्या करता है, सी से गुड्स ऑर्डर करता है, ठीक है, शॉप के पर्पसेस के लिए। कहाँ से पे करता है, ए का जो फंड इकट्ठा हो रहा है उस शॉप पे उसी में से पे कर देता है, ए की नॉलेज से पे कर देता है, ठीक है सर। तो अब बी के पास में ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। बी के पास में एक तरीके की इम्प्लाइड अथॉरिटी है ए से, कि वो सी से गुड्स ऑर्डर कर सकता है इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पसेस ऑफ द शॉप, ठीक है जी। चलिए, ये वैसा ही है जैसा कुछ मैंने अभी आपको वो हैंडीकैप्ड वाले शंभू जी और दयाराम जी का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्प्लॉयड एजेंसी, कि सर एजेंसी बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है। ये दो और पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट का क्या फंडा बताया हुआ है, मैंने आपको कल बताया था ना, ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट का क्या फंडा बताया हुआ है। केवल एक जने ने वीडियो ऑन रखा है, बाकी सब नालायक निकृष्ट हैं, ठीक है, एक एक करके क्लास से बाहर निकलने वाले हैं हम। जश शाह, तेरा फ्रेंड देवांश नहीं आया आज। कॉल कर लो सर। कल तूने उसको बोल दिया सर वो पढ़ेगा, वो बेचारा आज शर्म के मारे नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा बोला था, हैंसल और कना बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, चलिए, पर मैंने तो बोला ही नहीं था कल। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, मजा बहुत हो गया। नेक्स्ट, तो ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, दक्ष अग्रवाल हंस बाद में लेना, अभी इधर आ जा। ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, सर एक में तो क्या है, मिस्टर वाई ने खुद ने रिप्रेजेंट किया है इन फ्रंट ऑफ मिस्टर, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, जहां पर मिस्टर एक्स भी प्रेजेंट थे या नहीं थे, कि सर आई एम हिज एजेंट, तो उसके इस विश्वास के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया सर। अब ये बाद में डिनाई कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं मेरे को तो सही में एजेंट अपॉइंट नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही फंडे मार दिए थे, गप्पे मार दी थी, ठीक है। नहीं भाई, अब बन चुका है, अब आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे आप इसके एजेंट थे, ठीक है, वैसे ही। तो ये तो ईस्टॉपल हो गया, जहां आदमी खुद रिप्रेजेंट करता है गलत गलत कि मैं हूं, तो जो आपने रिप्रेजेंट किया है वह उससे को आप बाद में ई स्टॉप्ड हो जाएंगे फ्रॉम डिनाइंग दैट फैक्ट आफ्टरवर्ड्स, स्टॉप की बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ, ई स्टॉप्ड हो जाएंगे, वट एवर यू हैव रिप्रेजेंटेड यू विल बी ई स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट फैक्ट आफ्टरवर्ड्स। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्या होता है कि सर
इसमें मिस्टर एक्स थर्ड पार्टी के सामने आपकी प्रेजेंस में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ही इज माई एजेंट, जबकि सही में थे नहीं, और आप चुप रह जाते हैं। तो आपने उनको मौन स्वीकृति दे दी या नहीं दे दी? हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं वो सही है। इस बेसिस पे भाई ने ट्रांजैक्शन कर लिया यहाँ पर, या उधार दे दिया कुछ माल, तो अब आप यू आर एन एजेंट बाय होल्डिंग आउट। अब आप बाद में मना नहीं कर सकते, नहीं नहीं मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं था भाई, उसने यूं ही बोल दिया मैं तो चुप रह गया ना। अब आपने उस चुप रह के उस चीज को सपोर्ट कर दिया है, आपको मना करना चाहिए था वहां पर। ठीक है जी। तो एजेंसी बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट, फंडे पता है आपको, तीन चार एग्जाम्पल्स हैं यार, पढ़ लेते हैं। हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनने लायक है, इसीलिए डाला गया है। पढ़ भाई पहला एग्जाम्पल, दक्ष अग्रवाल। If Priya, the principal, has for several months permitted Sunil to buy goods on credit from Prasad and has paid for the goods bought by Sunil, uh, Payal cannot later refuse to pay Prasad, who had supplied goods on credit to Sunil in the belief that he was PL's agent and was buying goods on the behalf of PL. PL has stopped from now asserting that Sunil is not his agent because on earlier occasion he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent and Prasad has acted in that belief. ठीक है। यदि पीएल जो है, ये सेम ही एग्जाम्पल है, तुम पटक डाल कहीं भी लो इसको, इधर अपने ही पुराने कामों से तुमने विश्वास दिला दिया किसी को कि ही इज माय एजेंट, वैसे ही काम कर रहे थे, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी या इस्टॉपल या होल्डिंग आउट कुछ भी बोल लो, अपने ही एक्ट से तुमने विश्वास दिला दिया उसको। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जाम्पल पढ़ो। एक second, sir. Y allows a servant X to buy goods for him on credit regularly. Uh, on one occasion, the servant buys some goods not ordered by his masters on credit. Y is responsible to the shopkeeper for the price because X will be deemed to be his agent by estoppel. वही सर्वेंट मास्टर वाला, हेल्पर वाला, शंभू जी वाला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड, P employed X as a broker to buy wheat for him, and at P's request, it was kept in a warehouse in X's name. X, without P's authority, sold the wheat. Held, P was bound by the sale because he was allowed X to assume the apparent right of disposing of the wheat in the ordinary course of the business. जब आप किसी को एजेंट जैसे अपॉइंट करते हैं, जिसको अपन मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं, मर्केंटाइल एजेंट जो है, इसकी डेफिनेशन अपन कहाँ पढ़ेंगे कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे। क्या होती है डेफिनेशन में, आपको जस्ट मतलब बता देता हूँ कि सर जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एजेंट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एजेंट आपके बिहाफ पे बाय कर सकता है, आपके बिहाफ पे सेल कर सकता है, आपके बिहाफ पे गुड्स को ली वो गिरवी रख सकता है, आपके बिहाफ पे डिसीजन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बाय सेल परचेज, ठीक है, उसको गिरवी रखना, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए डालना, ये सब कर सकता है। ठीक है सर। तो सर यदि आपने किसी को मर्केंटाइल एजेंट जैसे, ब्रोकर जैसे एम्प्लॉय किया है कि मेरे ब्याह पे ये खरीद के आ भाई तू, ठीक है, फिर उसने अपने नाम पे ही रख लिया और अपने नाम पे ही बेच दिया सर, एजेंट ने, सर हर कोई यही मानेगा कि वो आपका माल, उसने मर्केंटाइल एजेंट ने आपके बिहाफ पे जो माल खरीदा था वो आप ही के बिहाफ पे बेच रहे हैं, क्योंकि आपने उसको मर्केंटाइल एजेंट जैसे अपॉइंट किया है। इसलिए एजेंट हमेशा ऐसे आदमी को अपॉइंट करो जिसका ऊपरी माले में थोड़ा सा भरा हुआ हो, अच्छा ग्रे मैटर। ठीक है, बिल्कुल ही खाली भूसा भरे हुए को एजेंट मत अपॉइंट करो, वो कुछ ना कुछ तुम्हारे कांड करके आएगा। ठीक है। सो एक्स ने बिना पी की अथॉरिटी के वीट बेच दिया, खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया, उसको क्या पता कि एजेंट को वीट खरीदने के लिए बोला था, बेचने के लिए नहीं बोला था। ठीक है। सो हेल्ड दैट प्रिंसिपल वाज बाउंड बाय द सेल बिकॉज ही हैज अलाउड एक्स टू अज्यूम द अपरेंट राइट, अपरेंट दिखता हुआ, जब आप किसी को मर्केंटाइल एजेंट जैसे अपॉइंट करते हो तो अपरेंट राइट होता है, अपरेंट राइट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वीट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मर्केंटाइल एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके लिए सारे काम कर सकता है। ऋचा जी कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? नहीं सर, मेरी बहन कुछ पूछ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ गई। Where a married woman cohabits with her husband, there is a presumption that she has the authority to pledge his credit for necessaries.
A wife living with her husband has the implied authority of the husband to buy articles of her household necessity. Wife's implied wife's implied authority to bind her husband by her credit purchases, however, subject to important limitations. देखो Firstly, इस पे शायद लास्ट बार या लास्ट टू लास्ट बार इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन गया है। इस एग्जाम्पल पे या तो लास्ट अटेम्प्ट में या लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना है। सर जहां पर एक शादीशुदा वो हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, वहां पर वेयर अ मैरिड वुमेन को हैबिट्स विद हर हस्बैंड, यानी कि वो अपने हस्बैंड के एक दोनों की शादी हुई हुई है, वो साथ में रह रहे हैं। को हैबिट मतलब हैबिटेट एक ही है दोनों का। देयर इज अ प्रिजम्पशन, ये पहले से मान लिया जाएगा कि दैट मैरिड वुमेन हैज द अथॉरिटी टू प्लेज हर हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर नेसेसरीज। वो घर की जो भी जरूरी सामान है, नेसेसिटीज, लग्जरीज नहीं है। पता पड़ा कनव की वाइफ 10 लाख रुपए का हीरो का हार लेके आ गई और बोले पैसे के लिए मेरा बैठा है, ठीक है, उससे जाके ले लेना। ये सर पीट लेगा, शॉपकीपर भी सर पीट लेगा, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है भाई, ये लग्जरी है। ये कहेगा जाके उसी से वसूल ले, मेरे पास क्यों आ रहा है, ठीक है, जो जिसने लिया उससे वसूल ले, ठीक है। तो अब क्या वो ले पाएगा? हाँ हाँ, क्योंकि ये नेसेसरीज नहीं है, ये लग्जरी है, इसलिए कनव लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। पर अब देखो हस्बैंड, जरूरी बातें क्या क्या है अभी नीचे भी पढ़ेंगे अपन, बट अभी तक जो पढ़ा है उससे अपन करते हैं कि सर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, यस सर। नंबर 2, दे बोथ शुड बी लिविंग टुगेदर, यस सर। नंबर 3, नेसेसिटीज के लिए वो उसकी क्रेडिट को प्लेज कर सकती है। घर में दाल आटा चावल खराब हो गया, खत्म हो गया है, हाँ, तो कनव के नाम पे उधार लिया जा सकता है, ठीक है। दाल आटा चावल के लिए, हीरो के हार के लिए नहीं, ठीक है। अब कनव को मरते दम तक ये बात याद रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो a wife living with her husband has implied authority of the husband to buy articles of household necessities, यानी एक तरीके से वाइफ जो है वो एक तरीके से हस्बैंड के एजेंट के तौर पे, ये प्रिंसिपल ये एजेंट, ठीक है, करीब करीब ये सिचुएशन हो जाती है। नाउ वाइफ के पास में इम्प्लाइड अथॉरिटी है to bind her husband by her credit purchases, however, but it is subject to some important limitations. कुछ जरूरी बातें हैं, ये फॉलो नहीं हुई तो फिर ये हस्बैंड वाइफ में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जैसा काम नहीं होगा। क्या? सबसे पहला, तुमने भी देखा ही होगा ना कि वाइफ किसी किराने की शॉप पे जाती है, बोलती भैया मैं उस घर से आई हूँ, तो हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं, आप भिजवा दो, शाम को जब आएंगे तब पेमेंट हो जाएगा। किराने वाला भी इतना बढ़िया होता है, कभी मना नहीं करता है, अनटिल अनलेस कोई लोचा ही नहीं हो, ठीक है। चलिए कनव, अकेले मंचिंग करने से पाप लगता यस है, सर। लगना, अकेले अकेले चेपने से पाप लगता है। नेक्स्ट। चॉकलेट खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, फर्स्टली देखो क्या क्या जरूरी बातें हैं। वही की चॉकलेट। फर्स्टली, इट इज नेसेसरी दैट द हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लिविंग टुगेदर। केवल शादीशुदा होना वो कंप्लीट बात नहीं होगी, उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ वाइफ के लिए जरूरी बात क्या है कि वो दोनों साथ में रहने चाहिए। देखो ऊपर भी लिखा है ना, को हैबिटेट, ऊपर कहीं लिखा था ना, मैरिड वुमेन को हैबिट्स विद हर हस्बैंड, यानी कि साथ में रहना जरूरी है, तो ही ये फंडे काम करेंगे। सेकंड, दे मस्ट बी लिविंग टुगेदर इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। पता नहीं ये पॉइंट क्यों डाला गया है कि सर खुद के घर में रह रही हैं, डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। शायद इधर मतलब किराए या ऐसा होना चाहिए, उससे है तो फिर ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा अबेयंस वाला पॉइंट है, इसको एक बार साइड में रखते हैं। सर दे शुड बी लिविंग टुगेदर इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। Third, the wife can run her husband into debt only for necessaries, आटा दाल चावल, not for कपड़े, कपड़े क्या, सॉरी, हीरो का हार। नेक्स्ट। फोर्थ, the creditor has been expressly told not to give credit to the wife। ये थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है। क्रेडिटर को बोला गया था कि वो वाइफ को उधार नहीं देवे। सर अब ये क्या अजीब सा पॉइंट है कि है ना। हाँ दक्ष अग्रवाल बोल। सर 100 बैंक है, किसको बोलेंगे?
क्या हुआ? बैंक को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई बैंक के हाँ पास कोई नहीं भी जाके क्रेडिट, 100 किधर भी कितने भी क्रेडिट है सर। यस एग्जैक्टली यही कि सर 4 किराने की दुकान है, हस्बैंड लाई इतना परेशान कि वाइफ कोई कहीं से कुछ भी मर्जी का उठा के ले आती, इस पूरी दुकान में ढिंडोरा पीटता फिर रहा है मोहल्ले में, अरे भाई कोई उधार मत दे देना। ये अजीब सा पॉइंट डाला इन्होंने। बट द क्रेडिटर हैज बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू दी वाइफ। सर उसको बोला था मत देना, फिर भी जो जरूरी चीजें लेके आ सकती है, ठीक है। एंड लास्ट, the husband will not be liable if he makes a reasonable allowance to his wife for her needs। ये बड़ा ही जोरदार पॉइंट है। ये ऊपर वाले में क्या है कि सर है ना, हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए रीजनेबल अलाउंस देता ही नहीं है, वो मतलब या तो कमा नहीं पा रहा है या फिर अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे आपस में तो वो अलाउंस देता ही नहीं है, ठीक है। वॉट एवर माइट बी द रीजन सर, तो ही ये वाइफ एजेंट के तौर पे, हस्बैंड के एजेंट के तौर पे कहीं से उधार नेसेसरीज के लिए माल लेके आ सकती है और उसके लिए उसका हस्बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए पे करने के लिए। लेकिन यदि हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए एक रीजनेबल अलाउंस देता है, उसकी जरूरतों के लिए पैसा वैसा देता है, उसको खर्चा करता है देता है, तो फिर सर वाइफ कैनॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एन हस्बैंड फॉर हर फर्दर नेसेसरीज, ठीक है। ये सब तब है जब हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा निकृष्ट हस्बैंड है, वो वाइफ की तरफ ध्यान नहीं देता है, ठीक है। आगे फर्दर, वेयर द वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट एनी ऑफ हर फॉल्ट, ठीक है, शी शैल हैव एन implied authority to bind the husband for necessaries if he does not provide her for maintenance। अब देखो कोहैबिटेट वाले पॉइंट पे इन्होंने फर्दर बोला है कि सर वैसे तो ये सारे पॉइंट की वाइफ कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, ओनली इफ दीज 1 2 3 4 पॉइंट्स आर प्रेजेंट, ओनली इफ दिस 1 2 3 4 पॉइंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यदि सर किसी कारणवश हस्बैंड जो है और वाइफ जो है वो कोहैबिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें वाइफ की गलती नहीं है, वाइफ किसी और रीजन से, मान लो घर वाले ही इतने जोरदार हैं कि मतलब साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं, या घर में इतनी जगह ही नहीं है भाई कि कोई अकोमोडेट हो पाए आगे, को वॉट एवर माइट बी द प्रैक्टिकल रीजन, हमारा पॉइंट क्या है, बिना वाइफ की गलती के वाइफ को दूर रहना पड़ रहा है हस्बैंड से, के साथ में कोहैबिटेट नहीं कर पा रही है, तो फिर अब यदि वैसे तो कोहैबिट पे ये पॉइंट्स लागू होंगे, लेकिन कोहैबिट नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग रह पा रहे हैं, लेकिन उसमें वाइफ की गलती नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो नेसेसरीज के लिए एजेंट जैसे हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल बना सकती है, प्रोवाइडेड वो उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो ही कर सकती है। हाँ भाई दक्ष अग्रवाल बोलिए। सर अगर मैटर डिस्प्यूट में है या फिर मतलब ये चीज प्रूव नहीं हुई है कि वाइफ की गलती है कि नहीं, तो उस केस में क्या रहेगा? तो उस केस में ये पॉइंट्स नहीं लगेंगे, दूर रह रही है, जब प्रूव हो जाए कि गलती नहीं है तो कर सकती है, अदरवाइज जब तक अबेयंस में है तब तक ये काम नहीं करेगा, फिर वो एक साथ वसूलेगी तुमसे जिस दिन प्रूव हो गया। और और सर अदर वे अराउंड हो सकता है, मतलब वाइफ हस्बैंड के लिए व्हाट? अदर वे अराउंड हो सकता है, मतलब इफ वाइफ इज द अर्निंग पार्टी ऑफ द हाउस और द अर्निंग हेड ऑफ द हाउस, हस्बैंड, उस केस में हस्बैंड करे तो मतलब। यार ऐसा देखा तो नहीं है आज दिन तक, और कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कोर्ट ने किया हो, वो भी फैमिली डिस्प्यूट मैटर्स में किया हो, हिंदू लॉ वगैरह में। अपन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बात समझा। हाँ ये हो कि वो देखो सेटअप अलग हो सकता है, ऐसा है कि मान लो वाइफ जो है शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस आईआईएम से उसने एमबीए कर लिया है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, वो कमाती है साल का 20 लाख रुपए, और हस्बैंड जो है वो उसको साल का 8 लाख रुपए कमाने मिलता है, तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि मैं घर संभालता हूँ, तू बाहर का संभाल, ठीक है, आपस में कर रहे हैं। अब हस्बैंड क्या करता है, जाके किराने वाले से लाता है और वाइफ उसके लिए पे कर देती है, ऐसा 2 3 4 बार हो गया, तो क्या नाउ हस्बैंड इज इम्प्लाइडली एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द वाइफ और नॉट? बताइए, या तो कोई भी रिलेशन चल जाएगा, सर्वेंट मास्टर वाला चल जाएगा, हेल्पर पेशेंट वाला चल जाएगा, इस तरीके से, बात समझा। बाकी लीगली कि हस्बैंड भी वाइफ यदि कमा हो रही है, ऐसा कहीं हमने
बहुत ज्यादा नहीं देखते यार। ठीक है, बात समझा? समझा सर। ठीक है, क्या समझा? कि मैं घर पे आने वाले 10 सालों में ऐसा सीन हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझा? हम्म। नहीं सर, बट सर इक्वालिटी की सब बात करते तो अपन के इक्वालिटी लिए हर तरीके से होनी चाहिए भाई, सही बात है। दूसरी साइड वाले कर सकते हैं अपन के। तो ये तेरे जैसे है ना कर्णधार चाहिए जो हवा में तलवार लेकर लड़े इस पॉइंट पे। चलिए, अब एक काम करो, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया एजेंसी बाय ईस्टॉपर। अब नेक्स्ट आती है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये दोनों किस में है? इम्प्लाइड एजेंसीज में है। एक्सप्रेस एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी में पहली अपन ने पढ़ ली है एजेंसी बाय ईस्टॉपर, दूसरी अपन ने पढ़ी है, पढ़ेंगे अभी एजेंसी बाय नेसेसिटी। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लो रे, और वीडियोस ऑन कर लेना।